हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई प्रीलिम्स के तीसरे प्रैक्टिस सेट की, जो कि हम लोग जो है रेगुलर फर्स्ट, सेकेंड और आज थर्ड को डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एडिटोरिया द्वारा निकाला गया है, जो कि बिहार एसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से आना ही आना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, और अगर आप पिछले 2 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि आप जो रेगुलर में चलेंगे तो आपका जो स्कोर है, आपका प्रैक्टिस है, वो अच्छा हो सकता है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करेंगे हम लोग आज जो है थर्ड प्रैक्टिस सेट को। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर वैट को भारत में कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था वैट को, ठीक है। और इसे सबसे पहले लागू करने वाला राज्य जो है हरियाणा था, और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश। ये भी याद रख सकते हैं आप लोग कि वैट लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य जो है हरियाणा है, और सबसे अंत वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो ये आपका 15 दिन के भीतर काम देना अनिवार्य है। और ये आप याद रखेंगे, मनरेगा की शुरुआत जो है 2006 में की गई थी। इस पहले जो है इसका नाम था नरेगा, ठीक है, जो कि 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। और एक चीज़ इसमें और याद कर सकते हैं कि 2020 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये आप 3 क्वेश्चन याद रखेंगे कि मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई, पहले इसका नाम नरेगा था, जो कि 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। और इसमें जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो ये 15 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? ठीक है, तो ये आपका विलियम गॉड द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया था। और हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय, जिसकी स्थापना जो है 1990 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गोवा राज्य में स्थित है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? ठीक है, तो ये अजैविक घटक कौन है? तो जल और वायु अजैविक घटक है, यानी कि 7 का आंसर हो गया सी। आप याद रख सकते हैं, जल, वायु तथा मृदा अजैविक घटक है, तथा मनुष्य हो गया या जीवाणु हो गया, ये सब जो है आदि जो है ये जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं? तो कौन जो है दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा शतुरमुर्ग और हिमचीता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 और 4, 8 का सी हो गया। शतुरमुर्ग तथा हिमचीता दुर्लभ जाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि कस्तूरी मृग हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संकटापन्न जातियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी? तो ये 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। और एक इसमें याद रख सकते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 में की गई थी, और आप इसरो की स्थापना जो है 1969 में की गई थी। तो ये आपका 2-3 जो है याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो ये आपका हेक्सोन शर्करा जो है डीएनए में पाई जाती है। और आरएनए का याद रख सकते हैं, आरएनए में जो है पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है, ठीक है। डीएनए में हेक्सोन और आरएनए में
पेंटोस, ये दोनों आप याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप बिहार एसआई प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका मॉडर्न जो है एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। और आप ये वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका जो है स्कोर अच्छा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है गोल कृमि? तो ये आपका क्षुद्रांत्र में पाया जाता है, ठीक है, जिसे छोटी आंत कहते हैं, उसमें ये गोल कृमि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टिटनेस का कारण है, टिटनेस होने का क्या कारण है? तो ये आपका क्लोस्ट्रीडियम, टिटनेस का कारण क्या है? तो क्लोस्ट्रीडियम जो है इसका कारण है, और इसके उपचार के लिए DPT का टीका लगाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आएंगे, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ठीक है, तो ये आपका विटामिन डी जो है तीव्रता से बनता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये आपका टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिसमें टिश्यू कल्चर के द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये आपका जल से आता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाला ऑक्सीजन जो है जल के द्वारा आता है। क्वेश्चन नंबर 17, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो है क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये पर्णपीत जेंथोफिल जो है वो पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो ये आपका नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसमें कीट भक्षी पादप उग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो वलय कृमि या रिंग वर्म, जो कि फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। और इसमें आप याद रख सकते हैं, कवक बीजाणु नम तथा क्षतिग्रस्त त्वचा से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, और ये अंकुरित होकर तंतुओं का निर्माण करते हैं, जिससे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होने लगती है, जिससे आप रिंग वर्म या वलय कृमि के नाम से जान सकते हैं। तो कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन है? वलय कृमि या रिंग वर्म। क्वेश्चन नंबर 20 है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है आणविक कक्षा का अभिन्यास नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? ठीक है, तो ये आपका अवकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, ठीक है, और ऑक्सीकरण में आपका जो है इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। ये दो चीज़ आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉन का लाभ कहाँ होता है? अवकरण में, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो ये आपका आघात वर्धनीयता कहलाता है, जिसे पीट कर आप शीट में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये आपका 3 से 5% तक आपका कार्बन होता है ढलवा लोहा में। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? तो गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणात्मक अधिक होता है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि गैस का प्रसार जो है गुणात्मक रूप से द्रव की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं, ठीक है, जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता है, इस पर मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ जो है क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं, जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो इस पर कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये आपका द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन को रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? ठीक है, तो ये आपका फर्मी होता है, जो कि न्यूक्लियर त्रिज्या को नापने वाला जो है सबसे उपयुक्त यूनिट है, जिसे फर्मी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस जो है यौगिक बना सकती है? तो ये जीनोन जो है अक्रिय गैस है जो कि यौगिक बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करता है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ये उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो ये अभिवहन कहा जाता है। वायु के क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये आपका ध्रुवीकरण के द्वारा ये आप निर्णय ले सकते हैं जो कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका बन गया कि प्रकाश जो है कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है? आपका ऑप्शन में रहेगा तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं। और प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका निर्णय लेने में कौन सहायक होता है? तो ध्रुवीकरण के द्वारा आप इसका निर्णय ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, जब एक तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो है होती है, क्या होती है? तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है। ये आप याद रख सकते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो जब जल के पृष्ठ पर जो लहरें उठती है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है ये त्वरण। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो ये महो, ठीक है। विद्युत चालकता की यूनिट जो है महो होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा, ठीक है। कौन सी धारा जो है टेलीफोन लाइन में बहने वाली है? तो ये आपका है विद्युत ऊर्जा, ठीक है। कौन ऊर्जा है? तो विद्युत ऊर्जा जो है टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये आपका राष्ट्रपति को है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक आधार जो है आपको राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 37, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? तो आप कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य को राज्यपाल जो है विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, जो कि आपका ये रहा, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो आपका ये न्यायपालिका शक्ति को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो न्यायपालिका की शक्ति को इससे बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो आपका LM सिंघवी समिति, जो कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए जो है सर्वप्रथम LM सिंघवी समिति जो है गठित की गई थी। तो आप 39 का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका केंद्र राज्य संबंध में सुधार से संबंधित है सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 41, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थान और वस्तु संरक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में वर्णित है। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्न के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर काल। प्रश्न करने का जो समय दिया जाता है उसे प्रश्न काल, प्रश्नोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 16, ठीक है। और आप याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 16 में क्या है? तो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 क्या है? तो विधि के समक्ष समता जो है अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये आप तीनों याद रख सकते हैं चारों।
अनुच्छेद 16 को आप यहाँ है सार्वजनिक सेवा में अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? ठीक है, क्या सही है? तो आपका यह एक अस्थायी सदन है, तो ये सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष होती है, तो ये आपका गलत है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 44 का आपका आंसर हो गया 1। और उसके बाद 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका सही है। तो 1, 3 और 4 आपका आंसर होगा, यानी कि अस्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। और 1/3 सदस्य जो है प्रति एक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 45, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अस्पृश्यता अधिनियम जो है आपका 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, और ये आप याद रखते हैं कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित हुआ और 1976 में जो है इसका संशोधन कर इसका नाम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो आप ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अब है, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है? तो 46 का आपका होगा प्राक्कलन समिति का जो नाम है वो आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो समुच्च रेखीय जुताई के द्वारा आप जो है अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? तो ये केपलर के द्वारा बताया गया था कि सूर्य के चारों ओर जो है प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार होता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग आएंगे। 49 कहाँ है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 49। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। ठीक है, ये पृथ्वी के चक्कर लगाने में या फिर अपने धुरी पे घूमने में एक समान समय लेता है, इसी कारण जो है हम चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देख पाते हैं। और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो है लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन कर सकता है, इसीलिए चंद्रमा का सदैव जो है हम लोग एक ही भाग देख सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि चंद्रमा को जो है पृथ्वी का परिक्रमण करने में कितना दिन लगता है? 27 दिन 8 घंटे। और उसे अपने धुरी पर भी घूमने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे। तो यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 450, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका यह है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से होकर गुजरती है। तो ये आप याद रखेंगे कौन कौन से नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरती है तो ये ऑप्शन में मैक्सिको, और गुजरती किससे है? तो कांगो से, केन्या से, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से, सोमालिया से, कोलंबिया से तथा मालदीव से होकर गुजरती है। ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो ये बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को जो है आप ये दर्शाती है, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र कंटूर जो है दर्शाती है, काल्पनिक रेखा है जो कि बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 53, मिलाना है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो 53 का आपको जो है सुमेलित करना है। तो आप ये देख सकते हैं गुरु महिसानी। गुरु महिसानी क्या है? तो ये एक लौह अयस्क। ठीक है, गुरु महिसानी लौह अयस्क। तलचर कहाँ है? तलचर जो है जहाँ कोयला का जो है उद्योग होता है। जादूगोरा में क्या है? तो यूरेनियम का खान है। और जावर क्या है? तो ये सीसा। तो आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 53 का ए नंबर। ठीक है, गुरु महिमानी तो लौह अयस्क। ठीक है, तालचेर कोयला, जादूगोरा यूरेनियम, जावर सीसा, ये आप याद रख सकते। क्वेश्चन नंबर 54, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अंडमान में सैडल पीक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से
पानी मिलता है? तो ये आपका सतलज और ब्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन है? तो मेघालय है जो है सबसे जनसंख्या वृद्धि वाला, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? तो मेघालय है। ठीक है, जो कि आपका ये 27.9% है। ठीक है, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो नागालैंड है। ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? तो प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका निम्बकाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद है, द्वैतवाद जो है निम्बकाचार्य के द्वारा किया गया था प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? तो वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया? ठीक है, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहला शासक था जिसने भूमि नापकर लगान वसूलना शुरू किया था। ये जो लगान था वो जो पैदावार का 1/2 भाग था। ठीक है, जो कि लगान को गल्ले के रूप में लेता था। तो ये 58 को याद रखेंगे कि भूमि को नाप कर लगान वसूल करना आरंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? तो ये सेट्टी। ठीक है, सेट्टी भाई लोग को जो है व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को कहा जाता था क्या? सेट्टी। ये आप याद रख सकते। क्वेश्चन नंबर 61। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो ये आपका दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था, जो कि दिल्ली दरबार का आयोजन जब हुआ था दिसंबर 1911 में, उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 62। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है पारित कब किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 63। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो 63 का क्या है? तो 17 अक्टूबर 1940। याद रखेंगे आप, VVI क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940। क्वेश्चन नंबर 64। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता तो ये आपका चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? तो नवजीवन जो है आपका गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में कौन सही सुमेलित है? माने कि कोई एक जो है सही है और सभी जो है गलत मिलान कर दिया गया है। तो आपका सही कौन है? तो हंटर कमीशन जो है 1882 में हुआ था, तो ये आपका सही है। ली कमीशन जो है आपका 1922 में नहीं 1923 में। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं, ली कमीशन 1923 में। और आपका स्ट्रेची कमीशन जो है 1878 से 80 के बीच में। ठीक है, स्ट्रेची कमीशन कब था? तो 1878 से 80 के बीच में। रेले कमीशन 1902 में। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और हंटर कमीशन 1882 में। 67। करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये आपका पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह जो है करमशाह तथा टीपू मीर ने इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। 68। बंगाल में द्वैत शासन जो है कब लागू किया गया था? तो ये आपका बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? तो 1765 में। ठीक है, जो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। और इसका द्वैत शासन का जो अंत है वो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये आप याद रख सकते हैं। द्वैत शासन कब लागू किया गया? तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और द्वैत शासन को समाप्त कौन किया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? ठीक है, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो ये आपका 1941 में। ठीक है, 7 दिसंबर 1941 में
41 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आक्रमण किया। ये आप बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप याद रख सकते हैं कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब जो है आक्रमण किया, तो 6 अगस्त 1945, और नागासाकी पर कब किया, तो 9 अगस्त 1945। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते। क्वेश्चन नंबर 70, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है, तो ये आपका पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 72, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है, तो रविशंकर प्रसाद। ठीक है, उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में आंग रीता सोरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के विख्यात संबंधित थे, तो 73 का आपका है आपका पर्वतारोही थी कौन, आंग रीता शेरपा, जिसका निधन हो गया है वो एक पर्वतारोही थी। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है, तो ये आपका सुरक्षा कवच। ठीक है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल नगर में सुरक्षा कवच जो है आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 75, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 75। भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो आपका कौन है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है आपको भारत जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की गई है। तो 75 का आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है, तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित कौन की है, तो आईआईटी खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, तो ये आपका गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसको आप टेराकोटा के लिए जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 78, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये कर्नाटक जो है वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 79, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 79 का आपका हो गया हांगझू। ठीक है, हांगझू में जो है, हांगझू जो कि चीन में है। ठीक है, ये तो एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगझू चीन में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। क्वेश्चन नंबर 81, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, तो कौन होगा आपका, ये आपका किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका केरल राज्य में। ठीक है, तो वेल्ली केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है। कितने बोगी वाली छोटी ट्रेन है, तो 3 बोगी ही इसमें होगा, जो कि 2.5 किलोमीटर इसका दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं कि पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन केरल में, जिसमें कि 3 बोगी लगाया गया है और 2.5 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 82, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है, तो ये अंबाला जो है, अंबाला सेना स्टेशन पे जो है औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की गई है, तो ये अफगानिस्तान में, ठीक है, सहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका है आपका सिक्किम में। ठीक है, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो सिक्किम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 85, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह
क्या है? तो ये आपका है गधा। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो गधा है। ठीक है, और जो कि नवनिर्मित राष्ट्रपति जो है अभी बाइडेन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है, तो ये आप दोनों याद रख सकते हैं कि वहाँ जो है राष्ट्रपति चुनाव जो अभी जीते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो गधा था। और वो जो बाइडेन जो अभी की राष्ट्रपति है अमेरिका के, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा, जो कि VK यादव का स्थान लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपके यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस सिमगल। ठीक है, जो कि आपका इसकी राजधानी कहाँ है? तो कीव है। ठीक है, यूक्रेन, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री है? तो यूक्रेन के, और यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपका 43वां स्थान है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 43 है। क्वेश्चन नंबर 90, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रदीप श्रीवास्तव है, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपका जीतन राम मांझी। ठीक है, जो कि 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपका कंबोडिया देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 194, वजूभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? तो ये कर्नाटक राज्य के गवर्नर है वर्तमान में, वजूभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 95, नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका सबरीन सिन्हा। ठीक है, सबरीन सिन्हा को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 96, ये जो कि मैथ का क्वेश्चन है, 4,000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करें। तो फर्स्ट सेट में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जाए वार्षिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए हो तो अंतर बराबर। ठीक है, अंतर बराबर हम लोग जाने थे कि अंतर बराबर P, यानी कि मूलधन P इंटू R² बाई 100 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला था। और ये 2 वर्ष के लिए है। जब 2 वर्ष के लिए अंतर पूछा जाए तो आपका ये फार्मूला होगा। अगर P पूछा जाए, P नहीं दिया हो, अंतर दिया हो तो P आप निकाल सकते हैं, या फिर P और अंतर दिया हो तो R निकाल सकते हैं। तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्ष का अंतर हो तो ये फार्मूला लगेगा। तो आपका इसमें तो अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर बराबर P कितना है? तो 4,000। तो 4,000 इंटू R² मतलब 5 का स्क्वायर 25 बट्टे 100 का स्क्वायर मतलब कि 10,000। ठीक है, 10,000। तो ये आपका 4,000 था, तो ये 4,000 है। तो 4,000 पे 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया। ठीक है, अब ये बचा 4, तो 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, अब 5 दूना 10, और 2 से 2 दूना 4, तो 2 पंचे 10 जो है आपका आंसर आ गया। अंतर बराबर कितना आया? 10 आपका, जो कि आपका आंसर कौन हो गया? तो B नंबर हो गया, 96 का B हो गया, आपका निकल गया। 10 रुपया अंतर है इसका। क्वेश्चन नंबर 97, किस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो तो उस पर लाभ कितना है? तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम लोग पहले देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य इसका मान लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर हम लोग मान लेते हैं, जो इसका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 है। तो हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं ये 5,
क्यों? क्योंकि 8/5 नीचे है, तो ये गुना मतलब करेंगे तो 5 आसानी से कट जाएगा। तो अब क्रयमूल है 5, तो विक्रयमूल जो है क्रयमूल का 8/5 है। तो विक्रयमूल क्या है उसका? तो क्रयमूल का 8/5। तो क्रयमूल कितना है? तो 5। तो 5 का 8/5 जो है विक्रयमूल है। तो 5 से 5 कट गया, मतलब 8 इसका विक्रयमूल निकल गया। ठीक है, तो क्रयमूल कितना निकल गया? क्रयमूल हम लोग माने 5 और इसका विक्रयमूल निकल गया 8। ठीक है, विक्रयमूल निकल गया 8। तो इसका लाभ परसेंट आप निकाल सकते हैं। तो लाभ परसेंट क्या होता है? तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल और बटा क्रयमूल इंटू 100। ठीक है, तो विक्रयमूल माइनस क्रयमूल मतलब कि 8 - 5, 8 - 5 बटा 5 इंटू 100, ये हो गया फार्मूला। तो 8 में से 5 गया 3/5 गुने 100। ठीक है, 5 से कट गया 20 × 5 = 100, अब 20 इंटू 3 मतलब 20 × 60। ये आपका 60% आपका आंसर हो गया। लाभ परसेंट कितना है? तो 60%। क्वेश्चन नंबर 98, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है? तो 19वीं पारी में 78 बनाता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 18वीं पारी तक उसका रन जो था x था। ठीक है, तो टोटल रन हो जाएगा कितना? तो 18 गुने x मतलब 18x, ये जो कि 18वीं पारी तक था। 19वीं पारी में कितना बना है? तो 78, तो 18वीं या प्लस 19वीं माने कि 78, उसका टोटल जो औसत निकालेंगे तो 19 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो है औसत रन 2 कम हो जाता है, तो बराबर x - 2 हो जाता है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 98 का बी नंबर आएगा आपका आंसर। ठीक है, बी नंबर यानी कि 114 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, 3 व्यक्ति साझेदारी 600, 800, 1000 रुपये लगाते हैं और 480 का मुनाफा हो, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो ये आपका पहला व्यक्ति का 600 है, दूसरा का है 800 और तीसरा का है 1000। तो इसको हम लोग काट देते हैं, 2 0 इसका, 2 0 इसका, 2 0 इसका, यानी कि 6 8 10 हो गया, मतलब 2 से कट जाएगा तो 2 × 6, 2 × 8 और 2 × 5 10, 3 4 5। तो मुनाफा कितना है? 480। तो पहला व्यक्ति का कितना? तो पहला व्यक्ति कितना? 3। तो 3 बट्टा में ये टोटल 5 4 9 3 12, 12 इंटू टोटल है कितना है? तो 480। तो 12 चौके 48, 40 बार में कट गया, 40 दिया 120, मतलब 120 रुपया आपका ये पहले व्यक्ति का मुनाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 100, क्या है? यदि समीकरण इतना दिया हुआ तो मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो ये आप लोग थोड़ा सा ये लंबा जाएगा तो आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि नहीं बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और इसका आंसर हम बता देते हैं कि इसका ऑप्शन है 100 का सी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह से हम लोग जितने भी इसमें टोटल जो है एसआई प्रीलिम्स का जो एडिटोरियल द्वारा निकाला गया है प्रैक्टिस सेट, वो 15 प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग एक एक करके डेली जो है डिस्कस करेंगे 15 सेट को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।